अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर का अपना सेकंड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उर्दू में से कहते हैं बरकी सुकूनी कवा और बरकी सुकूनी तवानाई बिल कवा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को अगर समझना है तो उसके लिए हम बहुत सिंपल वे में इस तरह से समझ सकते हैं कि हमको दो पॉजिटिव चार्जेस लेना है। सबसे पहले हम एक हमारा मेन पॉजिटिव चार्ज लेंगे प्लस कैपिटल क्यू। इस प्लस क्यू बरकी बार को किसी एक जगह पर किसी एक पॉइंट पर रख देंगे। फिर इस पॉइंट से इनफाइनाइट दूरी पर, इनफाइनाइट फासले पर मतलब इन्फिनिटी पर, लामतना ही फासले पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसकी वैल्यू है प्लस क्यू नॉट, उसको रख देंगे। अब आप देखिए कि आपके पास अब दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक प्लस कैपिटल क्यू और एक है प्लस क्यू नॉट, स्मॉल क्यू नॉट। तो ये जो स्मॉल क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको हम इन्फिनिटी से उठाकर प्लस कैपिटल क्यू चार्ज के करीब लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसको करीब लाने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसको फ़ौरन उठा कर ला के रख देंगे, बल्कि हम उसको बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही स्लो मोशन में लेकर आएंगे। तो जब हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लस कैपिटल क्यू की विसिनिटी में, उसके कुर्बत में ला धीरे धीरे लेकर आएंगे, तो उसको धीरे धीरे लाने के लिए हमको एक ख़ास चीज़ की मुखालिफत करना पड़ेगा, और वो चीज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ओके, आप देखिए हमने यहाँ पर दोनों चार्जेस पॉजिटिव लिए हैं, मतलब प्लस कैपिटल क्यू चार्ज और प्लस क्यू नॉट चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। और हमको ये पता है कि अगर दोनों चार्जेस सेम होते हैं, यानी दोनों अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो दे विल रिपेल ईच अदर। उनके बीच में कुव्वत दफ़ा पैदा होगी, वो एक दूसरे को दफ़ा करेंगे। ओके, और क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसीलिए जब आप टेस्ट चार्ज को यानी क्यू नॉट चार्ज को प्लस कैपिटल क्यू चार्ज के करीब लाने की कोशिश करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। ओके, और इसीलिए जब हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लस कैपिटल क्यू चार्ज के करीब लाते हैं, वो भी धीरे धीरे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मुखालिफत में, मतलब अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो जो वर्क किया जाएगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस वर्क डन की वैल्यू और वो जो टेस्ट चार्ज है, वो उन दो लोगों का अगर हम तनासुब लेते हैं, उनका अगर हम रेशो लेते हैं, वो रेशो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द रेशो ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय वर्क डन एंड टेस्ट चार्ज। ओके, तो अब यहाँ पर उस पर से ये फॉर्मूला अगर बनाते हैं तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। ओके, वर्क डन को हम W लिख सकते हैं, यानी इसका सिंबल, और टेस्ट चार्ज होगा क्यू नॉट। तो इस तरह से V का, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। आइए अब देखते हैं कि इसकी यूनिट और डायमेंशन क्या होगा। तो जैसा आप फॉर्मूले में देख रहे हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट है। ओके, इसमें W का मतलब है वर्क यानी काम, और उसकी SI यूनिट है जूल, और नीचे क्यू नॉट जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है और उसकी SI यूनिट है कूलम। इस तरह से SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो बन जाएगा जूल पर कूलम। ओके, ये जो जूल पर कूलम है, इसी को हम वोल्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दो हैं, जूल पर कूलम भी है और वोल्ट भी है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका डायमेंशन, मतलब इसका आबाद क्या होगा। अब अगर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डायमेंशन बनाना है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिए कि यहाँ पर ये जो जूल है, इस जूल का मतलब होता है न्यूटन इंटू मीटर, और ये जो कूलम है, हम कूलम की जगह पर एम्पियर इंटू सेकंड ले सकते हैं। ओके, एम्पियर इंटू सेकंड मतलब Q इज इक्वल टू आई टी। एक्चुअली आप ये फॉर्मूला याद रखिए, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। इस पर से Q की वैल्यू आ जाएगी I इंटू टी। तो हम कूलम की जगह पर I इंटू टी मतलब एम्पियर इंटू सेकंड ले सकते हैं। ओके, और जब हम वहाँ पर एम्पियर इंटू सेकंड लेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो जो हम लोगों को यहाँ पर डायमेंशन मिलेगा, वो मिलेगा L2m1 T-3 और I-1। यहाँ पर याद रखिए
आई जो है इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और वो डिनोमिनेटर में आएगा I1, इसलिए जब आप उसको न्यूमरेटर में ऊपर लेकर आओगे डायमेंशन में तो वो -1 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से डायमेंशन हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का L2m1T-3 और I-1। ओके, ये था हमारा आज का पहला टॉपिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब हमको देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ओके, तो अब आप देखिए इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप इस तरीके से ध्यान में रखिए कि अगर आपने कोई एक बरकी बार एक चार्ज लिए, ओके, उसकी विसिनिटी में अगर मान लो कि कोई दूसरा एक चार्ज है, मान लो कि सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, अगर आप जो सेकंड वाला चार्ज है उसको अगर हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में से इन्फिनिटी की तरफ ले जाना चाहें, यानी फील्ड में से निकाल कर अगर हम उसको इन्फिनिटी की तरफ अगर उसको ले जाते हैं, बाहर ले जाना चाहें, तो भी हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। ओके, ऐसा करने पर जो एनर्जी जो लगेगी, जो भी वर्क डन होगा, वो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ओके, इसका एक दूसरा कंसेप्ट ये भी है कि अगर आपने एक बरकी बार लिए और उसके करीब यानी उसके नज़दीक कोई दूसरा बरकी बार अगर आप उसके करीब लाने की कोशिश करते हैं, तो उसको करीब लाने के लिए जो एनर्जी लगेगी या जो वर्क डन लगेगा, वो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसकी यूनिट जो इसका जो सिंबल है वो यू है, यानी आमतौर पे पोटेंशियल एनर्जी जी को यू से, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का भी सिंबल कैपिटल यू है। तो बरकी सुकूनी कावा जो है वो आमतौर पे वी होता है और बरकी सुकूनी तवानाई बिल कावा जो है वो आमतौर पे यू होती है। दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, तो बहुत सिंपल सा रिलेशन रहेगा, U इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। यू का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी और वी का मतलब है पोटेंशियल और क्यू का मतलब है चार्ज। अब हम देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जब है, तो क्योंकि वो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए उसकी एसआई यूनिट जूल होगी, और जूल होने की वजह से उसकी जो डायमेंशन बनेगा वो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर पर से। न्यूटन हो जाएगा L1m1T-2 और साथ में मीटर है यानी L1, तो L1 L1 L2। तो इस तरह से डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आ जाएगी L2m1T-2। ओके, ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। अब हमको इसका एक एक्सप्रेशन मालूम करना है, इसका एक डेरिवेशन देखना है। इसका डेरिवेशन देखने के लिए सबसे पहले तो आप इस फिगर पर नज़र डालिए। आप देखिए यहाँ पर हमने एक मेन जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो है प्लस कैपिटल क्यू। तो प्लस कैपिटल क्यू इस बरकी बार को हमने पॉइंट ओ पे रखा हुआ है। इस पॉइंट ओ से कुछ दूरी पर, मतलब इसके अतराफ में एक फासला है R1, वहाँ पर हमने पॉइंट ए लिए, और उसी तरह से पॉइंट ओ से R2 फासले पर हमने एक दूसरा पॉइंट बी लिया हुआ है। ओके, यानी ए पॉइंट का फासला R1 है और बी पॉइंट का फासला R2 है। आप यहाँ पर ओ को ओरिजिन जैसा भी इमेजिन कर सकते हैं। ओके, अब आप देखिए कि मान लो हमने एक टेस्ट चार्ज लिए प्लस क्यू नॉट, और इस टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट को हमने पॉइंट ए पे रख दिए। जब हम उसको पॉइंट ए पे रखेंगे, और क्योंकि वो प्लस कैपिटल क्यू की विसिनिटी में है, इसका मतलब उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगी, और ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होंगी वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस। इसलिए जो क्यू नॉट चार्ज पर प्लस कैपिटल क्यू की वजह से जो फोर्स डेवलप होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो होगी एफ ई। यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ ई बार, और ये जो एफ ई बार जो फोर्स है, इट विल एक्ट अवे फ्रॉम क्यू नॉट, यानी वो इसी लाइन पर एक्ट करेगी लेकिन बाहर की तरफ। ओके, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इसलिए ये उसको बाहर की तरफ जो है वो रिपेल करेगी। ओके, अब आप ऐसा यहाँ पर देखिए कि आपको इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, मतलब क्यू नॉट चार्ज को उठाकर पॉइंट ए से उठाकर पॉइंट बी तक लाना है।
यानी हम उसको ए से बी तक लाना चाहते हैं। और इस फिगर को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ए जो है वो काफ़ी दूरी पर है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अवे फ्रॉम है, अवे फ्रॉम पॉइंट ए। ओके, उसी तरीके से जब आप उसको पॉइंट बी पे लाएंगे, पॉइंट बी जो है वो पॉइंट ओ के करीब है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का असर भी ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम प्लस क्यू नॉट को ए से बी की तरफ लाने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की मुखालिफत बढ़ती जाएगी। इस मुखालिफत का सामना करने के लिए हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। जो काम हम यहाँ करेंगे वो काम होगा WAB, और ये WAB जो काम है ये होगा बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी एट द फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट द इनिशियल पॉइंट, इस रूप में। यानी WAB की वैल्यू हो जाएगी U∪B माइनस U∪A। याद रखो यहाँ पर B जो है वो फाइनल पोजीशन है और A जो है वो इनिशियल पोजीशन है। ओके, तो UB का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी एट B और UA का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी एट A। अब UB माइनस UA जो है वो हो जाएगा डेल्टा U। डेल्टा U का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि किया गया काम हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ओके, ये इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। यहाँ पर ये जो कंसेप्ट हमारे सामने आया, कौन सा कंसेप्ट, यानी एक कंसेप्ट तो ये कि WAB इज इक्वल टू डेल्टा U, और दोनों का मीनिंग क्या है, किया गया काम हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी तवानाई बिलकवा की तब्दीली के बराबर होगा। काम हमेशा तवानाई बिलकवा की तब्दीली के बराबर होगा। वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब हम ये जो हमारे पास जो वर्क डन का ये जो फॉर्मूला हमको मिला, अब हम एक काम करेंगे, इसको इंटीग्रेशन यानी इसको कंप्लीट वैल्यू निकालने के लिए, इसकी मुकम्मल वैल्यू हासिल करने के लिए हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो डेल्टा U जो है यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी इंटीग्रेशन F.dr। F जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और dr जो है वो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। ओके, यहाँ पर जो लिमिट होगी इंटीग्रेशन की वो होगी R1 से R2 तक, क्योंकि इब्तदाई जो कम फासला है वो इब्तदाई फासला जो है वो R1 है और फाइनल जो फासला है वो R2 है। एक बार फिर से आप इस फिगर पे नज़र डाल दीजिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। आप देखिए यहाँ पर R1 जो है वो A पॉइंट का फासला है जो कि इनिशियल पॉइंट है, और R2 जो है वो B का फासला है जो कि फाइनल पोजीशन है। लेकिन यहाँ याद रखना है कि R2 इज़ लेस देन R1। ओके, अब एक और चीज़ आप देखिए कि आप प्लस Q नॉट जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज, उसको आप A से B की तरफ ले जा रहे हो। मतलब जो dr बार है, dr बार जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन A से B की तरफ है। ओके, डायरेक्शन जो है वो A से B की तरफ है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन A से बाहर की तरफ है। मतलब F जो है वो dr से अपोजिट डायरेक्शन में है। जब दो वेक्टर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दे आर सेड टू बी इन अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, यानी वो एक दूसरे से जिद मुतवाजी हालत में है। और एंटी पैरेलल कंडीशन का मतलब होता है कि उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल बनेगा उनके बीच में। ओके, यानी F और dr अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए उनके बीच का एंगल 180 डिग्री का होगा। ओके, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो डॉट प्रोडक्ट है F और dr के बीच में, डॉट हटा देते हैं। जब हम यहाँ डॉट हटाएंगे तो वहाँ पे फॉर्मूला हमको मिलेगा डेल्टा U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 से R2 तक F इंटू dr इंटू कॉस थीटा। ओके, F और dr के बीच का जो एंगल है वो थीटा अगर लेते हैं तो वो कॉस थीटा, लेकिन हमको मालूम है, हमने फिगर पर से अभी भी चेक किया था कि थीटा जो है उसकी वैल्यू 180 है, तो हम उसकी वैल्यू 180 डिग्री रख देंगे। लेकिन आप याद रखिए कॉस 180 डिग्री इज़ -1। ओके, कॉस 180 हमेशा -1 होता है, इसलिए यहाँ पर वो -1 आ जाएगा, और जब वो माइनस साइन को आप बाहर निकालेंगे तो आपको इक्वेशन कुछ ऐसी मिलेगी, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस साइन इंटीग्रेशन R1 से R2 तक F इंटू dr। ओके, अब हमको यहाँ पर F जो है उसकी वैल्यू लाना है। अब F की वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए आप याद रखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सबसे बेसिक जो कानून है, सबसे बुनियादी कानून, सबसे बेसिक लॉ जो है वो है कूलम्स लॉ।
ओके, तो कूलम का जो कानून है दो अलग अलग चार्जेस के दरमियान वो होता है एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट चार्ज इन टू सेकेंड चार्ज, और एफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर से। तो ये दोनों फार्मूलों को अगर कंबाइन किया जाए तो फार्मूला हमको मिलेगा एफ इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, यहाँ जो कांस्टेंट है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चार्ज यानी कैपिटल क्यू, सेकंड चार्ज यानी क्यू नॉट, डिवाइडेड बाय उनके बीच का फासला और वो है आर स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ पर एफ की वैल्यू ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन 1 में रख दो। जैसे आप इसको इक्वेशन 1 में ला के रखेंगे ये फार्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 से R2, और यहाँ पर हमने पहले वैल्यू रख दी है एफ़ की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब आप देखिए इसमें आर स्क्वायर को छोड़कर बाकी सारे लोग जो हैं वो कांस्टेंट है, तो उनको बाहर कर दो। जब हम उनको बाहर करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, इतने लोग बाहर हो गए। इंटीग्रेशन के अंदर बचा R1 से R2 तक 1/r² इंटू डी आर। अब आप देखिए 1/r², यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये जो इंटीग्रेशन है इसमें अगर आप R² को ऊपर लेते हैं तो हो जाएगा R⁻² इंटू डी आर। अब ये R⁻² इंटू डी आर, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे वो हो जाएगा R⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। अब R⁻² + 1 अगर लेंगे तो जाहिर है हो जाएगा R⁻1, और अपॉन में है -2 + 1 यानी -1, तो हो जाएगा एक्चुअली -1/r। यानी आप यहाँ पे याद रखिए कि इंटीग्रेशन 1/r² डी आर इसका फाइनल आंसर होता है -1 डिवाइडेड बाय आर। ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डायरेक्ट। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू आ गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और इंटीग्रेशन 1/r² डी आर की वैल्यू आ गई -1/r। ये जो -1/r है इसकी लिमिट्स हैं R1 से R2 तक, ओके, जिनको हमने बाहर लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, जो माइनस साइन है उसको हम बाहर निकाल दो। जब ये हम माइनस साइन को बाहर निकालेंगे तो ऑलरेडी पहले से माइनस साइन बाहर है एक, तो बाहर वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो फॉर्मूला बचेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट इंटू 1/r, और 1/r जो है उसकी लिमिट है R1 से R2 तक। अब हम इस फॉर्मूले में पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। तो अब आप देखिए क्या हो सकता है, फॉर्मूला बनेगा ये इस तरह से, डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, आर की जगह पर पहले R2 रख दिए तो 1/r2, फिर बीच में माइनस, फिर आर की जगह पर R1 रख दिए तो 1/r1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ओके, अब हम एक काम करते हैं, ऐसा हम मानकर चलेंगे कि हमारा जो पॉइंट ए है वो इन्फिनिटी पर है, मतलब पॉइंट ए जो है वो लामतना ही फासला, यानी वो लामहदूद फासले पर है, बहुत दूर। अगर आप R1 को इन्फिनिटी ले लेते हैं तो जैसे ही हम इसको R1 को इन्फिनिटी लेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/r2 माइनस 1/इन्फिनिटी। अब जाहिर है 1/इन्फिनिटी विल बी ज़ीरो, और अगर वो ज़ीरो हो गया तो वो टर्म गायब हो गई, और इस तरह से हमको फॉर्मूला मिला डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट इंटू 1/r2। यहाँ पर R2 का मतलब है पॉइंट O से पॉइंट B का फासला, और पॉइंट B कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज को लेकर आए थे, यानी पॉइंट A से उठाकर पॉइंट B तक लाए थे। ओके, अगर हम पॉइंट B का फासला R2 जो है उसको अगर R फर्ज कर लें, मान लो फर्ज कर लो कि R2 की वैल्यू R है, तो फिर ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू 1/r। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ये जो फार्मूला हमको मिला डेल्टा यू का, इस फार्मूले में कैपिटल क्यू जो है वो पहला बर की बार है, क्यू नॉट जो है वो दूसरा बर की बार है। अगर हम क्यू और क्यू नॉट ये सिंबल हटाकर Q1 और Q2 ले लेते हैं, यानी कैपिटल क्यू की जगह पर Q1 और क्यू नॉट की जगह पर Q2, तो ऐसा करने पर हमको फॉर्मूला मिलेगा U ब्रैकेट में R इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। याद रखिए ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को। अगर हमारे पास दो अलग अलग बर की बार हैं, एक Q1 और एक Q2, और उनके बीच का जो गैप है वो R है, स्मॉल r, तो ऐसी सूरत में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा U ब्रैकेट में R इज इक्वल टू
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये फॉर्मूले से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है U, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी U इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/R। इस तरह से हम उसको बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे हम फासला दो लोगों के, दो पॉइंट्स के बीच, दो चार्जेस के बीच का फासला जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो डाउन होती जाएगी। ओके, इस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बना सकते हैं। अब आप देखिए, इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। आप देखिए, आपके सामने ये फार्मूला लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर मैं Q2 को बाहर कर दूं तो मुझे पहला फार्मूला मिलेगा 1/4πε0 Q1/R, और करली ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा Q2। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम Q1 को बाहर कर दें। तो अगर हम Q1 को बाहर कर देंगे तो 1/4πε0 Q2/R, और Q1 बाहर, दोनों का मतलब UR है। ओके, लेकिन जब आप Q2 को बाहर करेंगे तो ब्रैकेट में जो चीज़ बचेगी एक्चुअली वो पोटेंशियल होगा पहले चार्ज का, यानी Q1 का। तो हम उसको V1 बोल सकते हैं। उसी तरीके से जो सेकंड ब्रैकेट आप देख रहे हैं Q2 वाला, यानी 1/4πε0 Q2/R, ये जो चीज़ है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है सेकंड चार्ज Q2 का, इसको हम V2 बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इनके सिंबल चेंज कर दें तो हम फॉर्मूला ऐसा बना सकते हैं, UR इज इक्वल टू V1 इंटू Q2 इज इक्वल टू V2 इंटू Q1। ओके, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। ये कंसेप्ट हमको मिल रहा है। इससे हम फॉर्मूला जो बना सकते हैं वो कुछ ऐसा आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू U सफिक्स R, यानी U इंटू U ब्रैकेट में R अपॉन Q2, या फिर V2 इज इक्वल टू आएगा U अपॉन Q1। ओके, तो ये रिलेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ में। और जैसा कि आपने देखे, दोनों में बहुत मामूली सा फ़र्क है, और वो फ़र्क सिर्फ डिवाइडेड बाय चार्ज का है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, ये जो रेशो होगा इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, यहाँ पर अब ये रिलेशन जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको ये देखना है कि बरकी मैदान और बरकी सुकूनी कवा, इन दो लोगों के बीच में क्या ताल्लुक़ है। बरकी मैदान यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इन दो लोगों में आपस में क्या ताल्लुक़ होता है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि बरकी मैदान होता क्या है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो बहुत आसान सा कंसेप्ट है। मान लो कि आपने कोई एक चार्ज लिए, कोई एक बरकी बार लिए, उस बरकी बार के चारों तरफ एक ऐसा इमेजिनरी, आप एक ऐसा इलाका बना सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं उसके चारों तरफ, उसकी विसिनिटी के अंदर, जहाँ पर उस चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील किया जा सकता है। वो जो एरिया होगा जिसमें चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील कर पाएंगे, उस विसिनिटी को, उस माहौल को, या वो जो अतराफ का तसव्वुराती इलाका है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इमेजिनरी रीजन अराउंड एनी चार्ज इन विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। यानी किसी भी बरकी बार के चारों तरफ, उसके तरफ में, उसके माहौल में एक ऐसा तसव्वुराती इलाका होता है जिसमें उस बरकी बार की बरकी सुकूनी मैदान, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक बरकी सुकूनी फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है, बरकी सुकूनी कुव्वत जो होती है, उसके असर को फील कर सकते हैं, उसके असर को महसूस कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम किसी वेक्टर से अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो एक वेक्टर होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी। उर्दू में हम इसे बरकी हिद्दत कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या बरकी हिद्दत का जो सीधा साधा मतलब है वो ये होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको आप डिवाइड कर दो चार्ज से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन चार्ज, यानी बरकी सुकूनी कुव्वत और बरकी बार का तनासुब जो है वो होता है बरकी हिद्दत। और इस तरह से बरकी हिद्दत के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा E बार इज इक्वल टू F अपॉन क्यू। जैसा आप देख रहे हैं कि E के ऊपर बार लगा है, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सीमित मिकदार है। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसकी एक डायरेक्शन होगी। ये डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस की तरफ, या आप उसको ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से बाहर की तरफ निकलने वाली होगी।
और अगर आपके पास सिर्फ एक निगेटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो उसके अंदर उसके तरफ आने वाली होगी। ओके, यानी पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाने वाली और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ आने वाली, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बार की डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर ई बार इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, अब हम क्योंकि हमको यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को लाना है तो उसके लिए अब हम एक फिगर को पहले कंसीडर कर लेते हैं। आप देखिए, मान लो आपने एक ओरिजिन वाला पॉइंट एक लिया ओ, और इस ओरिजिन वाले पॉइंट ओ पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिए प्लस क्यू। इस पॉजिटिव चार्ज ओ से एक्स दूरी पर यानी स्मॉल एक्स दूरी पर एक पॉइंट एम है। ये जो पॉइंट एम है, यहाँ से स्मॉल डी एक्स फासले पर एक पॉइंट है एन। ओके, पॉइंट एन जो है वो एम से ए की जानिब है, मतलब नुक्ता ओ की तरफ है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर आप कोई बरकी हिद्दत अगर आपको मालूम करना हो कहाँ पर, पॉइंट एम पर, तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, प्लस क्यू चार्ज है, इसलिए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो बरकी हिद्दत होगी वो अवे फ्रॉम पॉइंट एम होगी। ओके, मतलब उसकी जो सिमत होगी वो ओ एम बार के डायरेक्शन में होगी। ओ एम बार का मतलब है ओ एम से ओ, यानी ओ से एम की तरफ या एम से बाहर की तरफ, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। तो इस तरह से ओ एम बार जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो गई। अब अगर हम यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला अगर बनाना चाहें तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट एम से पॉइंट एन तक लाने के लिए, यानी पॉइंट एम से पॉइंट एन तक, यानी हम पहले ये मानकर चलेंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉइंट एम पर बैठा हुआ है, वहाँ से हमने उसको उठाकर पॉइंट एन तक लेकर आए तो डी एक्स उसने फासला कवर किया, तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स। ओके, यहाँ पर माइनस साइन जो है वो सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग क्योंकि एफ और डी एक्स जो है वो एक दूसरे से अपोजिटली डायरेक्टेड हैं, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शंस में हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जो चार्ज हम यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं वो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये जो हमारी इक्वेशन 1 जो है, इस इक्वेशन 1 में जो Q है उसको हमको यूनिट चार्ज लेना पड़ेगा, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा एफ अपॉन क्यू, क्यू यानी 1, तो एफ अपॉन 1 यानी एफ, इसका मतलब E की वैल्यू जो है वो एफ के बराबर आ गई। ओके, यानी यहाँ पर एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, E। अब ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन 2 में रख सकते हैं। जैसे आप इक्वेशन 2 में इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स। लेकिन अब आप एक चीज़ देखिए कि डी डब्ल्यू जो है वो वर्क डन है, और हमने अभी पिछले सवाल के अंदर ही देखा था कि वर्क डन जो है वो हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ओके, इसका मतलब डी डब्ल्यू जो है इट इज़ इक्वल टू डी वी या चेंज इन पोटेंशियल, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया डी वी, और इसीलिए ये वैल्यू अगर आप ऊपर के फॉर्मूले में रख दें तो डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई इंटू डी एक्स। ओके, अब इस पर से अगर हम डी एक्स को शिफ्ट कर दें इधर लेफ्ट साइड में तो आपको फॉर्मूला मिलेगा ई इज इक्वल टू, यानी कैपिटल ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। आप याद रखिए ये जो फॉर्मूला आपके सामने अभी दिख रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी चार्ज के लिए जो होती है वो है माइनस डी वी बाई डी एक्स। डी वी का मतलब है पोटेंशियल और डी एक्स का मतलब है डिस्टेंस। जब हम पोटेंशियल को डिस्टेंस के रेशो में लेंगे इसे आमतौर पर कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, उर्दू में इसे कहते हैं कवाई तफावत, तफावत पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसलिए ई का मतलब जो है वो है माइनस निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी माइनस डी वी बाय डी एक्स। ओके, इस फॉर्मूले से एक चीज़ समझ में आ रही है कि बरकी कवा और फासला, इन दो लोगों का अगर हम तनासुब निकालते हैं तो वो बरकी हिद्दत के बराबर आ जाएगा, और इसीलिए बरकी हिद्दत के लिए अगर हमको एसआई यूनिट बनाना हो तो उसकी एसआई यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। यहाँ पर जो ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसकी यूनिट होगी वोल्ट, और नीचे जो डी एक्स है वो फासला है मतलब मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक
इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ओके, ई की वैल्यू। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है यानी इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उसके लिए हमने एक एसआई यूनिट जो देखा था वो था जूल पर कूलम, ओके। और अभी हमको मिला इससे पहले हमको जो उसका फॉर्मूला मिला था वो क्या था, न्यूटन पर कूलम, ओके, न्यूटन पर कूलम। और अब हमको उसकी यूनिट मिली है ओल्ड पर मीटर। तो इसका मतलब न्यूटन पर कूलम और ओल्ड पर मीटर दोनों सेम है, ओके। ये था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच का रिलेशन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं, ओके। अब हम आज के इस टॉपिक का मतलब आज के इस लेक्चर का जो आखिरी जो तस्वूर है, आखिरी जो पॉइंट है वो हम देखेंगे, और वो है ज़ीरो पोटेंशियल क्या होता है। ज़ीरो पोटेंशियल मतलब सिफर बरकी गवाह क्या होता है। आप ध्यान में रखिए, जब हम किसी पर्टिकुलर कोई बरकी बार अगर लेते हैं तो उसकी विसिनिटी जो रहेगी, उसके अतराफ जो होता है, तो उसमें कहीं पर भी बरकी गवाह को हम ज़ीरो नहीं ले सकते, या बरकी गवाह की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती है, ठीक है। अब अगर बरकी गवाह को ज़ीरो नहीं ले सकते हैं तो फिर, या नहीं होती है अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो, तो फिर ऐसी सूरत में जो हमारे कैलकुलेशंस होंगे, जो भी डेरिवेशंस होंगे, वो बड़े डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। और इसीलिए हमको कहीं ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर एक ज़ीरो पोटेंशियल लेना पड़ेगा। आम तौर पर ये माना जाता है कि दिया गया जो पॉइंट है, यानी दिया गया जो चार्ज है, वहाँ से इनफाइनाइट दूरी यानी इन्फिनिटी के ऊपर जो पॉइंट होगा, इन्फिनिटी पर जो पॉइंट होगा, वहाँ जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो माना जाता। यानी ज़ीरो पोटेंशियल जो है वो हमेशा इन्फिनिटी पर होता है। क्यों होता है इन्फिनिटी के ऊपर? तो उसका रीज़न है, एक्चुअली उसका रीज़न ये है कि जहाँ पर जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं, तो इन्फिनिटी वो डिस्टेंस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़ीरो हो जाती। और अब आपको मालूम है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर ज़ीरो हो गई, इसका मतलब वहाँ पर जो एनर्जी होगी या जो पोटेंशियल होगा वो भी ज़ीरो होगा, ओके। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी वाला जो पॉइंट है वो हमारा एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट होता है, वो हमारा एक हवाला नुक्ता होता है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में ही हम सारे कैलकुलेशन और सारे डेरिवेशंस करते हैं। यहाँ पर हम एक और बात, काबिल ज़िक्र जो बात है वो ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो हमारे घरों में हम यूज़ करते हैं, उन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर आम तौर पर एक अर्थिंग का वायर होता है। यानी ज़मीन में एक गड्ढा करते हैं, उसमें से एक वायर निकलता है जिसे अर्थिंग कहा जाता। वो जो अर्थिंग है वो ज़ीरो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। यानी हम ये मानकर चलते हैं कि ज़मीन की जो सतह है वो ज़ीरो पोटेंशियल होती है, और इसीलिए जब भी कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना होता है उसके अंदर अर्थिंग का कंसेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जो पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है जो अर्थिंग के साथ हम जोड़ते हैं वो ज़ीरो मानी जाती है, उसको हम ज़ीरो पोटेंशियल या सिफर बरकी का जो है वो मानते हैं, ओके। तो ये था हमारा आज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखा, साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट इनकी यकसानियत के बारे में बात किए, और साथ ही साथ आखिर में हमने ज़ीरो पोटेंशियल या सिफर बरकी का जो है उसका तस्वूर देखे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के इस लेक्चर के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो समझ में आए होंगे, और आप इसी तरीके से तमाम पॉइंट जो है वो उनको नोट कीजिए और उनकी स्टडी करते रहिए। इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग अगले जो इस चैप्टर के बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर आएंगे। तब तक आप स्टडी करते रहिए। कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज़।